बाबू, इम्पोर्टेंट जो सीरीज हम निकाले हैं, जिसका पार्ट 1 पार्ट 2 हम रात में भेजे थे, एक दिन पहले। आज रात हम पार्ट 3 निकाला एसीसीएल के लिए, जिसमें स्टार्टिंग में कुछ हल्की फुल्की जानकारी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी है, और इसके बाद कुछ एक्सप्लेनेशन वाली चीज लेंगे। स्टार्टिंग में आप लोग के लिए भी हल्का फुल्का चीज रहेगा तो आसान हो जाएगा और मुझे भी चार्ज होने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो हम चालू करते हैं। सब चीज को ध्यानपूर्वक सुनते जाइएगा, अवश्य फायदा होगा। नंबर 1, 1972 के पहले, एक्चुअली 1947 में मेरा देश आजाद हुआ। तो क्या हुआ उस समय जो था, 47 के पहले अंग्रेजों का शासन था, प्राइवेट ओनर्स पे, वो लोग बैंक चलाते थे, कोयला खदान चलाते थे, धातु खदान चलाते थे, फैक्ट्रीज चलाते थे, जो थोड़ा मोड़ा सब का स्केल जो था, साइज ऑफ स्केल जो था बहुत छोटा छोटा था। जब 47 में देश आजाद हुआ, गवर्नमेंट बनी, तब देखा गया कि देश के हमारे नागरिकों का और देश का कैसे भला किया जाए। सरकारों ने इसके बारे में सोचा, उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी, और 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, नेशनलाइजेशन कर दिया। ठीक है, अंडरटेकिंग कर दिया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग कर दिया। उसके बाद 1972 में 1972 में श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि उस समय की तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थी, देन प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने क्या किया, कोयला उद्योग का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया। तो कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, नेशनलाइजेशन कब हुआ, 1972 में। 2 फेज में हुआ था, उतना को छोड़ दीजिए। अभी एक बार कोकिंग कोल का हुआ, फिर एक बार नॉन कोकिंग कोल का हुआ, लेकिन शुरुआत जो हुआ कब हुआ, 1972 में। ठीक है, बस आप यहीं तक का सीमित रहिए, लेकिन बता दे रहे जानकारी के लिए, 2 बार में हुआ है। और जब कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण हो गया, सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, तो क्या किया भाई, कोयला उद्योग से कोयला का सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम है कोल इंडिया लिमिटेड। और इस कोल इंडिया लिमिटेड, जिसकी सब्सिडी है, अनुषंगी कंपनी है एसीसीएल, जिसका आप एग्जाम देने जा रहे हैं, वो एक मिनी रत्न कंपनी है एसीसीएल। और सीआईएल आज के डेट में महारत्न कंपनी है। ठीक है, तो उस कोल इंडिया लिमिटेड का गठन किया गया, स्थापना किया गया, एस्टेब्लिशमेंट किया गया 1 नवंबर 1975 को। ठीक है, अभी इसके इतिहास में नहीं जाएंगे। एसीसीएल का जीके, कोल इंडिया का जीके पार्ट 1 पार्ट 2 में बहुत कुछ बताया है। अभी जरूरत भर का चीज बोलते चले जा रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीआईएल कब हुआ, 1 नवंबर 1975 को। इसका स्थापना दिवस कब मनाते हैं हम, 1 नवंबर को मनाते हैं हर साल, क्योंकि 1 नवंबर 1975 को कोल इंडिया का जन्म हुआ था। कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण 1972 में हुआ था। सीआईएल क्या है, एक महारत्न कंपनी है। ठीक है, सीआईएल को क्या क्या बोलते हैं, सीपीएससी बोलते हैं। देखिए इधर क्या लिखा है, क्या लिखा है, सीपीएससी, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। क्या बोलते हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, या और क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू। क्या बोलते हैं, पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब कोल इंडिया लिमिटेड का साइट खोलिएगा, वहां लिखा रहेगा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, ये महारत्न कंपनी कोल इंडिया में। ठीक है, एसीसीएल का खोलिएगा, क्या लिखा गया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, ये मिनी रत्न कंपनी। ठीक है, तो भेल है, सेल है, गेल है, कोल इंडिया है, एनटीपीसी है, आपका ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जो पीएसयू के अंतर्गत आता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंतर्गत आता है। इसी पीएसयू को ही सीपीएसई भी बोलते हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। सीपीएसई का मतलब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। सीआईएल के बारे में बहुत कुछ बताया। सीआईएल की 10+1 सब्सिडीज है, 10 भारत में है और एक जो है विदेश में है, मोजाम्बिक में, जिसको बोलते हैं CIAL,
ठीक है, कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटेड, ठीक है। तो इस तरह से 10 + 1 हो गया 11 सब्सिडीज है कोल इंडिया लिमिटेड का आज की डेट में। और ये डाटा चेंज होते रहते हैं बेटा, आप 2 साल पहले का डाटा पढ़िएगा तो गड़बड़ा जाइएगा। ACCL मिनी रत्न कंपनी है, बता दिया, ठीक है। ये हुआ। इसके बाद हम माइनिंग का देखेंगे। क्या देखेंगे? इसके बाद हम माइनिंग का चीज देखेंगे, कुछ हम इंटरेस्टिंग चीजें बताएंगे। सिर्फ एक और डाटा वाला, जैसे डाटा वैसे देख लीजिए। कन्वर्जेंस और डायलेशन के हम वीडियो भेजे हैं रॉक मैकेनिक्स वाले प्लेलिस्ट में। तो कन्वर्जेंस क्या होता है, डायलेशन क्या होता है, वहां समझाया। यहाँ पे भी कोई बताने की, सिर्फ हम ये बता दे रहे हैं, मैक्सिमम कन्वर्जेंस शुड नॉट एक्सीड। किससे अधिक कन्वर्जेंस इन्होंने रूप का टाइप दिया है, कोल या सेल रूप है उसमें कितना होना चाहिए, से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और यदि सैंडस्टोन रूप है, तो यदि सैंडस्टोन रूप है तो मैक्सिमम कन्वर्जेंस शुड नॉट एक्सीड 60 mm/मीटर। आपका सैंडस्टोन रूप में कितना कन्वर्जेंस से अधिक नहीं होना चाहिए। सैंडस्टोन रूप के केस में 60 mm/मीटर। कोल या सेल रूप में नॉट मोर देन है दोनों केस में, नॉट मोर देन 45 mm/मीटर, 45 mm/मीटर, ठीक है। अब चलते हैं माइनिंग की तरफ। बाबू एक क्वेश्चन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर मेरा एक वीडियो भी है, छोटा सा वीडियो है, 2 मिनट का, 2.5 मिनट का। से पार्टिंग फॉर डिप्लेयरिंग बाय केविंग, डिप्लेयरिंग कर रहा है लेकिन केविंग मेथड से, बाय केविंग ए लोअर सीम विदाउट अफेक्टिंग वर्जिन अपर सीम इफ थिकनेस ऑफ लोअर सीम इज टी, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप यहां समझिए फिगर के माध्यम से। ये लोअर सीम है, ठीक है, ये लोअर सीम है, ये अपर वर्जिन सीम है, मतलब इसमें कोई काम नहीं हुआ, डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ, कोयला भरा हुआ है, अपर वर्जिन सीम है ये, ठीक है। बीच में पार्टिंग और ये लोअर सीम है। इस लोअर सीम का मैं डिप्लेयरिंग करना चाह रहा हूं, वो भी केविंग मेथड से। यदि स्टोरेज से करा तो कोई बात नहीं, कोयला निकाल लिया, सेंड लिया के भर दिया तो वो वैसा का वैसे ही हो गया। तो इसमें कोई इफेक्ट होगा भी तो बहुत कम होगा, न्यून होगा, लिस्ट होगा, ठीक है। लेकिन केविंग से कर रहा है तो ये जो रूप है लोअर सीम के ऊपर का रूप, वो तो क्या होगा, फाल होगा, तो इसमें इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो क्या बोलता है ये क्वेश्चन कि इस लोअर सीम को डिप्लेयरिंग करना है बाय केविंग मेथड, तो ये बीच वाला जो पार्टिंग है दोनों सीम का, ये कितना से पार्टिंग होना चाहिए, मिनिमम कितना पार्टिंग होना चाहिए कि ये ऊपर वाले सीम में कोई भी अफेक्ट ना हो, ऊपर वाले सीम में कोई प्रभाव डाले बिना हम लोअर सीम का डिप्लेयरिंग करना चाहते हैं बाय केविंग। तो सेफ पार्टिंग आपको बताना, यही क्वेश्चन लिखा है, सेफ पार्टिंग फॉर डिप्लेयरिंग बाय केविंग ए लोअर सीम विदाउट अफेक्टिंग वर्जिन सीम इफ थिकनेस ऑफ लोअर सीम इज टी। और इस लोअर सीम का थिकनेस आपको दे दिया है टी, मान लो 2 मीटर 2.5 मीटर जो भी हो, ठीक है। इसके लिए तो यहाँ पे ऑप्शन दे दिया आपको, नॉट लेस देन 90, नॉट लेस देन 15T, नॉट लेस देन 3T, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए। अब इसमें से कोई एक आंसर होगा। तो इसके लिए सेफ पार्टिंग कैसे निकालते हैं, H इज इक्वल टू 3T डिवाइडेड बाय K-1, दिख रहा है बेटा वहां से। ये H का मतलब है सेफ पार्टिंग। H का मतलब क्या है, सेफ पार्टिंग। जो हम बोले कि कितना सेफ पार्टिंग चाहिए कि ये अपर सीम में कोई भी इस केविंग का फर्क ना पड़े, ठीक है, उसमें कोई प्रभाव डाले बिना हम सेफली कैसे काम कर ले, और फिर इसमें जब काम करें तो हमको दिक्कत हो। ये एच क्या हुआ, सेफ पार्टिंग, यही निकलना है, एच निकलना है। और टी का क्या मतलब है, थिकनेस ऑफ लोअर सीम, थिकनेस ऑफ लोअर सीम। के का मतलब होता है बल्किंग फैक्टर, और ये बल्किंग फैक्टर हर एक स्टार्टर के लिए अलग अलग होता है, एक ही नहीं रहता है। लेकिन इंडिया में ऑब्जर्व किया गया है
कि इसका बल्किंग फैक्टर जो इंडियन रॉक्स है इसका 1.2 लेते हैं। कितना लेते हैं? 1.2 लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो अलग अलग होता है, लेकिन इसको प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, कैलकुलेशन पर्पस के लिए 1.2 लेते हैं बल्किंग फैक्टर को। इस फार्मूला में रख दीजिए वैल्यू को, तो H इज इक्वल टू क्या हो गया? 3T डिवाइडेड बाय 1.2 माइनस 1। 1.2 कहां से आ गया? K का वैल्यू 1.2, ये माइनस है 1 का 1, तो H इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 3T डिवाइडेड बाय 0.2। अरे 1.2 में से 1 माइनस करेंगे 0.2 बचा ना जी। H बाय 1 इज इक्वल टू 3T डिवाइडेड बाय 2। इसका डेसिमल हटा दिया तो यहां क्या कर दूंगा? डेसिमल हटाने के लिए 10 लिख दूंगा, वो अब नहीं बताने का जरूरत है कैसे आ गया, ठीक है। 2 पंचे 10, तो H इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 5 या 15T से पार्टिंग कितना आ गया? 15T। तो इसमें से क्या आंसर होगा? यहां दिया ना नॉट लेस देन 90, नॉट लेस देन 15T, नॉट लेस देन 3T, तो कितना T आ गया? ये नॉट लेस देन 15T। कम से कम आपका सेप ऑफ पार्टिंग कितना होगा? जितना लोअर सिम का थिकनेस है उसका 15 गुना। यदि लोअर सिम मान लो मेरा 2 मीटर है, कितना है ये? 2 मीटर। हम कई बार क्वेश्चन ग्रुप में ऐसे डालते कि लोअर सिम का थिकनेस 2 मीटर है और इस लोअर सिम का हम डिप्लेइंग बाय केविंग करना चाह रहे हैं, तो सेप पार्टिंग बताइए ताकि अपर वर्जिन सिम में कोई इफेक्ट ना हो। तब अब यहां कुछ नहीं करना, आपको फार्मूला हो गया H इज इक्वल टू 15T हो गया ना, ये याद रखना। H इज इक्वल टू 15T। H इज इक्वल टू यहाँ कितना मीटर दे दिया मैंने? 2 मीटर। 15 इंटू 2, तो H इज इक्वल टू कितना निकल गया? 30 मीटर। ये पार्टिंग जो है 30 मीटर रहेगा, तब इसके केविंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा? सब सब्सिडेंस, यहाँ तो सब्सिडेंस सरफेस पे होता है, लेकिन जो केविंग का असर है इस सिम पे पड़ेगा और ये दरदरा के भी के हो जाएगा। इसीलिए यदि लोअर सिम का डिप्लेइंग करना है और अपर सिम में कोई भी अफेक्ट नहीं होना है, तो ये पार्टिंग जो रहेगा H इज इक्वल टू 15T होगा। अब 2 मीटर है तो उसके हिसाब से 30 मीटर है। यदि ये 3 मीटर रहेगा तो 45 मीटर हो जाएगा, 45 मीटर हो जाएगा। 2.5 मीटर रहेगा तो उसके हिसाब से आएगा। कोई दिक्कत है? ये समझ आया? हमको लगता है समझ आएगा। नेक्स्ट लेते हैं। डेवलपमेंट के बारे में कुछ स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शंस देखेंगे। डेवलपमेंट के लिए क्या प्रतिबंध है हमारे लिए, ठीक है। डेवलपमेंट के लिए क्या बोलता है? पहली बात तो माइनिंग वाले बच्चे 2 वर्ड में बड़ा कंफ्यूज, कवर एंड हार्ड कवर। कवर अलग चीज होता है, हार्ड कवर अलग चीज होता है, ठीक है। मान लो यदि मैं ये बोला कि मेरा कोई वर्किंग 75 मीटर पर है, तो कवर कितना हो गया? 75 मीटर। कवर किसको बोलते हैं? द डेप्थ ऑफ वर्किंग फ्रॉम सरफेस। सरफेस से वर्किंग का डेप्थ को कवर बोलते हैं। तो आप ये लोग आप जानते हैं कि ऊपर वाला जो मिट्टी होता है जिसको टॉप सॉइल बोलते हैं, और उधर एमपी महाराष्ट्र में ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल में तो उसमें कपास होता है, काला वाला मिट्टी रहता है, ठीक है। तो सब जगह काला मिट्टी नहीं रहता है, लेकिन जो टॉप सॉइल होता है लूज सॉइल होता है, अनकंसोलिडेटेड स्ट्राटा होता है, वो हार्ड कवर में नहीं आता। जहां से आपका हार्ड स्टोन चालू होगा, हार्ड रॉक चालू होगा, वहां से जो गहराई पकड़ेंगे, कहां तक हार्ड कवर जहां से स्टार्ट हुआ वहां से वर्किंग तक का जो गहराई हुआ उसको बोलते हैं हार्ड कवर। तो कवर अलग हुआ, हार्ड कवर अलग हुआ। एक फिगर के माध्यम से समझ जाने का प्रयास करता हूं। ये आपका सरफेस है, ये क्या है? ये सरफेस है, ठीक है। और यहां मान लो 5 या 3 मीटर का ये लूज मटेरियल है, ऊपर वाला टॉप सॉइल है, ठीक है। और यहां से हार्ड पत्थर चालू हुआ और मेरा वर्किंग यहां पर है, मेरा वर्किंग यहां पर, ये कोल सीम है, मान लो मेरा ये कोल सीम है। तो यहां से लेके
यहां तक का, तो जो डिस्टेंस आपका ये डेप्थ आया ये हो गया कवर, लेकिन ये वाला हुआ हार्ड कवर, ये हुआ हार्ड कवर। दो अलग अलग चीज हुआ कि नहीं? तो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है माइनिंग के लिए हार्ड कवर। जब डिप्लेरिंग करते हैं, जब डिप्लेरिंग करते हैं तो हार्ड कवर, क्योंकि कोल सीम का जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, डिप्लेरिंग करते हैं, तो क्या होगा, सरफेस के ऊपर यहाँ स्ट्रेन पैदा होगा, और वो स्ट्रेन पैदा होने से क्या होगा, सब्सिडेंस पैदा होगा। सबसे पहले क्रैक्स बनेंगे, सबसे पहले फर्स्ट साइन ऑफ सब्सिडेंस क्या होगा, क्रैक्स आता है। ठीक है, क्रैक्स के बाद क्या होगा, यदि और ज्यादा स्ट्रेन पैदा हुआ तो लोअरिंग ऑफ ग्राउंड होगा, जिसको डिप्रेशन ऑफ ग्राउंड बोलता है। ग्राउंड थोड़ा सा झुक जाएगा, और ज्यादा आएगा तो क्या होगा, पॉट होल्स बन जाएगा, सीधा सीधा सबका सब मिट्टी जो है कहां गिर जाएगा, होल बन करके गड्ढा बन जाएगा, सीधा का सीधा धंस जाना है, जिसको बोलते हैं बाबू, धंस जाएगा कहां पे, जहां आपने एक्सकवेशन किया था अंडरग्राउंड में। ठीक है, तो ये हार्ड कवर यदि आपका अधिक है तो क्या करेगा, ये स्ट्रेन जो है वहां तक जाने नहीं देगा, सरफेस तक। ठीक है, तो हार्ड कवर और कवर दो अलग अलग चीज है। अब हम लेते हैं डेवलपमेंट, इसके बाद देखेंगे डिप्लेरिंग। उसमें क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस देखेंगे, डिप्लेरिंग करना नहीं सीखेंगे, रेस्ट्रिक्शंस देखेंगे जो आप लोग को एसीसीएल या एनटीपीसी या कोल इंडिया के किसी भी सब्सिडी के एग्जाम में आएंगे। डेवलपमेंट करना है हमको किसी सिम का, फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी सिम, कवर क्या बोलता, कितना कवर चाहिए, सरफेस से लेके सीम तक का डेप्थ कितना चाहिए, नॉट लेस देन 15 मीटर। कितना चाहिए बाबू, कितना चाहिए, नॉट लेस देन 15 मीटर। और अभी हम बोलेंगे कि नो केविंग इज परमिटेड बिलो 7.5 मीटर। बोलेगा सर समझ नहीं आ रहा, केविंग अलग चीज है, उसमें हार्ड कवर की बात बोल रहा है। नो केविंग इज परमिटेड बिलो हार्ड कवर लेस देन 7.5 मीटर। ठीक है, वो केविंग यदि करे, स्टोइंग करे तो उसमें तो परमिटेड होता है। हार्ड कवर की बात बोलता है वहां पर, डिप्लेइंग का जब भी आएगा। डेवलपमेंट में कवर वर्क की बात बोल रहा है, तो हार्ड कवर प्लस कवर दोनों मिला करके, ठीक है, मतलब कवर भी शामिल रहेगा, हार्ड कवर भी, सब मिला के सिर्फ यहां बोल रहा है कवर। तो डेवलपमेंट करना है तो 15 मीटर से कम कवर है तो आप डेवलपमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी सिम कवर नॉट लेस देन 15 मीटर, 15 मीटर से कम नहीं चाहिए, मतलब 15 मीटर से अधिक है तो आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। डेवलपमेंट के बारे में और बहुत सारा चीज है, ये दो महत्वपूर्ण रेगुलेशन भी है, 119(1) और 149 का सब रेगुलेशन 6। ये 1191 को कल हम पार्ट 1 में भेजे थे, क्या बोला था, अरे कोई पब्लिक रोड है, रेलवे है, कोई बिल्डिंग है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो मालिक का नहीं है, तो उसके 45 मीटर के अंदर में आपको वर्किंग नहीं करना है, डिप्लेरिंग नहीं करना है, इतना ही बताया था। यदि करना है तो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से परमिशन लेना होगा, इतने ने बताया था कल, वो कल हो गया है। 149(6) सरफेस, ये अगेंस्ट जो सरफेस प्रिकॉशन अगेंस्ट सरफेस वाटर, ये वाला है 149। क्या बताया उसमें कि कोई भी वाटर बॉडीज किसको बोलते हैं, नदी, नाला, झील, तालाब, इसको हम बोलते हैं वाटर बॉडीज। तो यदि मैं वाटर बॉडीज कहीं भी बोलूंगा, समझ जाना कि नदी, झील, तालाब, कैनाल, ये सब उसी में आता है, वाटर रिजर्वर सब, मतलब पानी का स्रोत। ठीक है, सोर्स ऑफ वाटर। तो यदि कोई वाटर बॉडीज है तो उसके नीचे हमको काम नहीं करना है बोलता है। ठीक है, उसके नीचे काम नहीं करना है, और वो जो वाटर बॉडीज है उसके दोनों किनारे से, दोनों किनारा, आइदर लिखता है अंग्रेजी में, हाँ, दोनों किनारों से 15 मीटर हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस तक भी आपको वर्किंग नहीं करना है। और यदि करना है तो चीफ इंस्पेक्टर, ये 119(1) में भी और 149(6) में भी, दोनों केस में यदि आपको वर्किंग करना है तो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से परमिशन लेना है। क्या बोलता है 149(6), नो वर्किंग
shall be made in a mine vertically below any water bodies are within 15 meter either from bank मतलब side of any water bodies without the permission of chief inspector of mines। ठीक है, ये हो गया। तो ये डेवलपमेंट का हो गया मोटा मोटी। डेंजर लेवल, आपका कोई नदी नाला झील तालाब माइन के अगल बगल से गुजरा है तो बाढ़ आ सकता है, उसमें इनंडेशन हो सकता है। वो जो बाढ़ आएगा वो से क्या होगा, पानी माइन में घुस सकता है। तो आप इम्बैंकमेंट बना के रखते हैं ना, वो सब होने के बावजूद भी आपको फ्लोट अलार्म लगाना है, वहां पर एक स्टाफ खड़ा कर देना है। स्टाफ मतलब माइनिंग सुपरवाइजर स्टाफ नहीं बोल रहा, अरे वो ग्रेजुएटेड स्टाफ आता है जो सर्वे में देखे होंगे ना आप लोग, वो वाला स्टाफ खड़ा कर देना, वहां पे मार्किंग कर देना डेंजर लेवल, विथड्रॉवल लेवल। ठीक है, और HFL आपके पास रहता है। तो डेंजर लेवल कितना रखें, कितना उस पर हम मार्क करके रखेंगे कि ये डेंजर लेवल है। जो आपका HFL है, उस एरिया का जो HFL है, उस सोर्स ऑफ वाटर का जो HFL है, उसके सोर्स ऑफ वाटर का एटलीस्ट 1.2 मीटर बिलो, क्या बोलता है, डेंजर लेवल एटलीस्ट, कम से कम बोल रहा हूं, एटलीस्ट 1.2 मीटर यहां लिखा हुआ है। डेंजर लेवल एटलीस्ट 1.2 मीटर बिलो HFL। HFL जो है उससे 1.2 मीटर नीचे आपका डेंजर लेवल आपको निर्धारित करके रख देना है। इसी में एक प्रोटेक्टिव मेजर्स वाला भी है, रेगुलेशन 149(10) होगा, 10 होगा 9 होगा, देख लिया। प्रोटेक्टिव मेजर्स में क्या है, जो रेगुलेशन 149 में जो प्रिकॉशंस बताई है उनका पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, वो जानने समझने देखने के लिए, एग्जामिनेशन के लिए रेनी सीजन में 14 दिन में एक बार और बिना रेनी सीजन में 30 दिन में एक बार एक कॉम्पिटेंट पर्सन क्या करेगा, उसका एग्जामिनेशन करेगा और मैनेजर साहब इस प्रोटेक्टिव मेजर्स पर काउंटर सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, काउंटर सिग्नेचर करेंगे। ये सब थोड़ा याद रखिएगा, ये कभी ना कभी आएगा, किसी न किसी एग्जाम में आएगा। हाँ बाबू, ये देखो ये क्या दिया है, नो केविंग इज परमिटेड वेयर थिकनेस ऑफ हार्ड कवर इज लेस देन 7.5 मीटर। यही हम बोल रहे थे कि देखिए केविंग मेथड से यदि हम डिप्लेरिंग कर रहे हैं तो हार्ड कवर 7.5 मीटर से कम नहीं रहना चाहिए। अब इसको ऐसा पूछ लेगा, केविंग इज परमिटेड वेयर थिकनेस ऑफ हार्ड कवर इज, तो क्या लिख देगा, नॉट लेस देन 7.5 मीटर, क्योंकि नो पहले लग गया था। तो क्या हुआ, नो मतलब कहने का मतलब केविंग से ये डिप्लेरिंग आप कर रहे हैं तो हार्ड कवर 7.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। एक ऐसा ही चीज है, इसमें बच्चा लोग बड़ा गलत करता है। फॉर डिप्लेरिंग ए सीम बाय केविंग, एक सीम है उसको डिप्लेरिंग कर रहे हैं केविंग मेथड से, वहां पर हार्ड कवर 7.5 मीटर से अधिक है, 7.5 मीटर से कम में तो आपको केविंग परमिटेड नहीं है, इसलिए क्या बोल रहे, हार्ड कवर 7.5 मीटर से अधिक है लेकिन 15 मीटर से कम है। ऐसे केस में विड्थ ऑफ स्लाइस कितना रहेगा, 3 मीटर से लेकर के 3.5 मीटर में हम विड्थ ऑफ स्लाइस को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि आपका हार्ड कवर कम है तो आपका ऊपर में सब्सिडेंस की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, उससे बचने के लिए। अब एक बच्चा लोग और गड़बड़ करता है कि सर वो स्प्लिट गैलरी का चौड़ाई, स्प्लिट गैलरी का चौड़ाई आपका रेगुलेशन 112 में बताया, हम CMR के प्लेलिस्ट में भी आप लोग को बताए हैं कि आपको जो स्प्लिट गैलरी है, स्प्लिट गैलरी कितना रखना है बेटा, उतना चौड़ा रखना है जितना कि ओरिजिनल गैलरी, ओरिजिनल गैलरी किसको बोलते हैं, डेवलपमेंट गैलरी के बराबर, उससे ज्यादा आपको नहीं रखना। तो काहे बोलते हैं 3.6 रखेंगे, 3.4 रखेंगे। अरे यदि आपके माइंड में 3.6 है तो 3.6 रखिए, आपके माइंड में 4.2 मीटर का ओरिजिनल गैलरी है मतलब डेवलपमेंट गैलरी है तो आप स्प्लिट गैलरी में 4.2 मीटर रखिएगा। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है। और रीजनल इंस्पेक्टर माइंड से हमको डिप्लेरिंग के लिए
परमिशन लेना होता है। एप्लीकेशन जो होता है डिप्लॉइंग का 3 महीना पहले डीजीएमएस के पास जमा करना होता है, ताकि डीजीएमएस उसको स्क्रूटनी करके आपको अप्रूव्ड करके भेज सके। ठीक है, कितना दिन पहले लेना ये नहीं लिखा है, सर्कुलर है एक, उसमें लिखा है कि 3 महीना पहले कम से कम आपको डिप्लॉइंग करना है तो एप्लीकेशन डीजीएमएस के कार्यालय में जमा कर देना है। इतना ही है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ चीजें हम देखेंगे।